ये थप्पड़ खाकर मानेगी। ये कहानी शुरू होती है पुष्पा के घर से। पुष्पा देवी के 2 बेटे थे। बड़े की शादी हो चुकी थी और दूसरा किसी के प्यार में था। पर वो कहते हैं ना, प्यार करना तो आसान होता है, पर उस प्यार को शादी तक पहुंचाना मुश्किल। और इसी मुश्किल में आजकल प्रेम भी था। पिछली बार जब दोनों परिवारों के मिलने की बात हुई तब तुमने कहा कि तुम्हें फीवर हो गया, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी मम्मी को फीवर हो गया। ये क्या बात हुई यार? ऐसे कौन से एरिया में रह रही हो तुम जहां आए दिन सभी को फीवर ही हो जाता है? ऐसे तो किसी दिन बस्ती उजड़ जाएगी। वेट, अभी तो शादी हुई भी नहीं और अभी से मेरी बीमारी को तुम ड्रामा समझ रहे हो? ऐसे तो आगे जाकर किसी दिन तबीयत खराब होने के कारण मैं अगर किचन में नहीं गई तो तुम तो अपनी माँ के साथ मिलकर तमाशा कर दोगे। अरे नहीं मेरा बाबू, सोना तुम गलत समझ रही हो। मैं तो कंसर्न दिखा रहा था कि अगर आसपास में गंदगी है जिस कारण तुम्हारे घर वालों की तबीयत बिगड़ रही है तो बताओ मुझे, मैं अभी म्यूनिसिपैलिटी वाले को कॉल कर देता हूँ। और तुम तो जानती हो तुम्हारे बाबू की पहुंच कहाँ तक है। तभी कमरे के बाहर खड़ी श्वेता दरवाजे पर नॉक करती है। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना देवर जी? ऑल गुड ना? ये क्या भाभी, अब तो तैयार भी हो गई? वही तो देवर जी, तैयार तो हो गई हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा इयररिंग्स कौन सी पहनूं। आपके भैया को तो खुद सजने संवरने से फुर्सत नहीं है, बता ही नहीं रहे थे कि कौन सी इयररिंग्स पहनूं। आप बताइए ना, रेड वाली अच्छी लग रही है या ब्लू वाली? रेड वाली मुझे लगता है मेरी सैंडल के साथ जाएगी और ब्लू वाली मेरी साड़ी के साथ। भाभी वो। तभी हड़बड़ाता हुआ प्रेम का बड़ा भाई निकेतन कमरे में आता है। अरे यार श्वेता, जब परफ्यूम की बोतल से परफ्यूम खत्म हो जाती है तो बॉटल्स ड्रेसिंग टेबल पर सजाकर क्यों रखती हो? पिछले 10 मिनट से सारे परफ्यूम के बॉटल ट्राई कर चुका हूँ, किसी में भी परफ्यूम नहीं है। तेरे पास परफ्यूम है तो जरा पास कर। एक मिनट, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? हम शिल्पा के घर तेरी शादी की बात करने जा रहे हैं, ना कि खुद की। अपने घर वालों को इतना एक्साइटेड देखकर प्रेम के तो पसीने छूट जाते हैं। ना उसके मुंह से एक शब्द बाहर निकल रहा था, ना ही उसे एक शब्द कहने की हिम्मत हो रही थी। पर ऐसे में प्रेम वही आइडिया अपनाता है जो किसी हिंदी धारावाहिक की बहू अपनाती, बेहोश होने का। प्रेम बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। 2 घंटे बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पता नहीं मम्मी, कैसे चक्कर आ गए मुझे। अरे आप सब तो शिल्पा के घर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? मैं तैयार हो जाता हूँ। अब क्या तैयार होगा? उठकर चल तो नहीं पा रहा है तू? मैं शिल्पा बेटा के घर पर फोन करके मना कर दूंगा, तो फिक्र मत कर। तेरी सेहत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दोनों परिवारों को मिलना ही है ना, बाद में मिल लेंगे। ठीक है पापा, पर आप शिल्पा की मम्मी को कॉल मत कीजिएगा, मैं खुद ही शिल्पा को कह दूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। और ऐसे ही 3 महीने और निकल जाते हैं और शिल्पा बात को टालती ही रहती है। क्या हो गया है बाबू? सारी शर्तें तो मानकर बैठा हूं मैं तुम्हारी। कैसी शर्तें प्रेम? तुम्हारे घर आकर खाना तो बनाना ही होगा ना मुझे। फिर कौन सी शर्त मान ली तुमने मेरी? ये टी-शर्ट ट्राउजर पहनने की? अरे भाई, मेरे घर पर मैं हॉट पैंट पहनती हूँ। तो मेरे घर पर भी पहन लेना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिल्पा यहाँ। और जहां तक रही किचन संभालने की बात, तो तुम्हारे बदले मैं रसोई में चला जाऊंगा। बस कुछ दिन के लिए तुम्हें थोड़ा किचन में हाथ बटाना होगा, उसके बाद कुक लाने की जिम्मेदारी मेरी। अब तो हाँ कर दो जान। ठीक है, पर अभी के लिए। शादी के बाद अगर मुझे लगेगा कि मुझे किसी और चीज की जरूरत है तो तुम्हें वो भी पूरी करनी होगी। अरे हाँ भाई, इसमें बोलने वाली क्या बात है? सिर्फ हाँ करने से नहीं होगा। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो, मैं स्क्रीनशॉट रखूंगी एज अ प्रूफ। वरना आगे जाकर तुमने मना कर दिया और मुझे झुठला दिया तो मेरे पास सबूत तो होना चाहिए ना। कुछ इसी तरह शिल्पा को मनाते फाइनली प्रेम शादी के लिए मना ही लेता है और दोनों की हो जाती है शादी फिक्स। वरमाले के समय हाथ में वरमाला की प्लेट लिए श्वेता स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ खड़ी थी। तभी शिल्पा कहती है, ये गुलाब की माला कौन पहनता है भाभी? मैंने पहले ही कहा था ऑर्किड फूलों की वरमाला ही मेरे ड्रेस के साथ जाएगी। बोला था कि नहीं प्रेम? ये अरेंजमेंट की है तुमने? नहीं मिल रहे थे ऑर्किड्स के फूल तो मुझे कॉल किया होता। पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा। नहीं करना मुझे वरमाला फरमाला। म्यूजिक बज चुका है, सबकी नजर हम पर है। शिल्पा एक बार प्लीज मैनेज कर लो। पर शिल्पा मैनेज करने वालों में से तो थी नहीं। वो जाकर सीधा स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ जाती है। निकेतन और श्वेता फौरन इवेंट मैनेजर के पास जाते हैं और उनसे वरमाला को चेंज करने के लिए कहते हैं। इस सब में
और आधे घंटे का वक्त निकल जाता है। फाइनली जब ऑर्किड की वरमाला मिल जाती है तब जाकर कहीं शिल्पा वरमाला की रस्म पूरी करती है। इसी तरह बाकी रस्में पूरी करके बहू बनकर शिल्पा प्रेम के घर आ जाती है। अगली सुबह अभी घर पर मेहमान है शिल्पा, तो 2-4 दिन कुछ ट्रेडिशनल ही पहनना। हाँ बाबू। ए मिस्टर, अभी तो शादी हुई है और अभी से तुम्हारे पति वाले तेवर भी शुरू हो गए। मैं क्यों पहनूं ट्रेडिशनल, वो भी इतनी गर्मी में? नहीं भाई नहीं, ये चोचले तो मुझसे बिल्कुल नहीं होंगे। और तुम्हें अगर मेहमानों की टेंशन थी तो फेरे होते ही उन्हें विदा कर देते। और प्रेम को 4 बातें सुनाने के बाद शिल्पा 1 पीस पहनकर कमरे से बाहर आती है। अरे ये बहू कैसे कपड़े में बाहर आ गई पुष्पा भाभी, नंगी टांगे दिख रही है। आपके जीजाजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो अपनी बेटी को भी कुर्ता पजामा पहनाते हैं और यहाँ बहू ही नंग धड़ंग खड़ी है। अरे नंग धड़ंग कहाँ से दीदी, ड्रेस तो पहनी है ना बहू ने। और अब जमाना बदल गया है दीदी, ऊपर से हमारा शहर भी मेट्रो सिटी है, यहाँ तो ये सब कॉमन है। तो क्या मेट्रो घर से ही चला देगी? कौन सी बहू फेरे के दूसरे दिन ऐसे चुन्नू मुन्नू कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है भाभी? इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हॉल में, कोई शर्म लिहाज नहीं है। पूरी दुनिया को ही सब कुछ दिखा देगी तो पति के देखने को क्या ही बचेगा। तभी अपनी नजरें झुकाए सुषमा का पति प्रवीण वहां आता है। ये है तुम्हारे मायके वाले, इस शगुन के लिए रुकवाया था क्या तुमने मुझे यहाँ? मैंने तो सोचा था बहू मेरा आशीर्वाद लेगी, पर यहाँ तो बहू पैर पर पैर चढ़ाकर अपना फोन चला रही है। यही सब हमारी बेटी देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा इस ओछेपन का। चलिए यहाँ से। चलती हूँ भैया, चलती हूँ। भाभी आज से समझ लीजिए मेरा मायका खत्म हो गया। चलिए जी। बुआ जी रुकिए ना, बुआ जी। पर बुआ जी कहाँ रुकने वाली थी। एक एक कर सभी मेहमान पुष्पा को 4 बातें सुनाकर वहां से निकल जाते हैं। इतनी बड़ी बात तो हो नहीं गई जो यहाँ सभी ने इतना ड्रामा कर दिया। कसम से बता रही हूँ प्रेम, तुम्हारे रिश्तेदार ना बड़े ड्रामेबाज हैं। ऐसा नहीं बोलते शिल्पा। तो फिर आपको मेहमानों को रखना है तो रखिए, उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाते रहिए भाभी, वो भी इस गर्मी में। हाँ, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए मेरा कि मेरे कारण सारे मेहमान वक्त से पहले ही लौट गए और आप लोगों का काम हल्का हो गया। इसी तरह 2-4 दिन और निकल जाते हैं और शिल्पा अपना सारा सामान अपने ससुराल के नए कमरे में शिफ्ट कर लेती है। फाइनली अब लग रहा है कि मैं अपने कमरे में हूँ, वरना तुम्हारे कमरे में मुझे इतना ऑड महसूस हो रहा था, क्या बताऊं। चलो अब तो सब कुछ ठीक है ना, तुम एंजॉय करो। आज से मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, मुझे ऑफिस निकलना है। प्रेम, निकेतन और सोम अपने काम के लिए निकल जाते हैं और घर पर रह जाती हैं पुष्पा, श्वेता और शिल्पा। चलो शिल्पा, दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं। बहू कोई काम हो तो मुझे भी बता दो, तीनों मिलकर करेंगे तो झट से हो जाएगा। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं तो कहती हूँ दोपहर में ही ज्यादा सब्जी बना लेना और वही रात को सभी को परोस देना, ताकि फिर से रात में खाना बनाने का झमेला ना रहे। लो शुरू हो गए ससुराल के चोंचले। क्या मैं नहीं समझ रही ये अच्छी बनने का ड्रामा मम्मी जी क्यों करिए। इस तरह धीरे धीरे मेरा रसोई प्रवेश करवाएगी, उसके बाद बाहर से लगा देगी कुंडी और जिंदगी भर मैं रसोई में रह जाऊंगी। बट आपने अपनी बहू को पहचाना नहीं है मम्मी जी। शादी मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम करने को की थी, बढ़ाने को नहीं। मेरा सर, अब बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, इतनी गर्मी पड़ रही है क्या कहूँ। सुबह से 2 बार उल्टी भी हो चुकी है और अब फिर से ये चक्कर। उल्टी भी हो चुकी है तुम्हें बहू? तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तुम अपना ख्याल रखो। मैं तो कहती हूँ 15-20 दिन जरा रुक कर देखो, कहीं पहली रात में ही बच्चा तो नहीं ठहर गया है। बहुत बार ऐसा होता है। बड़ी शुभ कदमों की आई है तो बहू, ऐसा बच्चा ना बहुत भाग्यशाली होता है। कहाँ से ठहरेगा मम्मी जी बच्चा? पूरे बिस्तर पर तो मैं अकेली सोती हूँ, आपका सुपुत्र तो जमीन पर सोता है। खैर क्या फर्क पड़ता है, अगर इस बहाने से मुझे रसोई से छुट्टी मिल रही है तो यही सही। और इस तरह शिल्पा अपने ससुराल में रसोई के काम से भी छुट्टी ले लेती है। शिल्पा को जितनी ज्यादा छूट मिल रही थी वो उतनी ज्यादा अपने पैर फैला रही थी। अपने मायके में सुबह 8 बजे तक उठने वाली शिल्पा अपने ससुराल में 10-10 बजे तक सोई रहती थी। ऑफिस के काम से प्रेम 2 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। सुबह के 10 बजे वो वापस लौटता है। अरे वाह, क्या सही वक्त पर आया हूँ मैं। नाश्ता लग रहा है, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ भाभी, फिर जाकर लंबे नींद लगा लूंगा।
बड़ी थकावट हो जाती है। क्या बताऊं, इस नए बॉस ने ना जीना दुश्वार कर रखा है। वो तो हमें दिख ही रहा है प्रेम, कितना काम का प्रेशर आ गया है तुम पर। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट गोभी के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ये सही है। अभी मैंने आलू के पराठे बोल दिए तो हाथ पीछे करके खड़ी हो गई कि इतनी गर्मी में सबके लिए अलग अलग खाना मुझसे नहीं बनेगा, और देवर को देखते ही फटाक से बदल गई। ये तो जग जाहिर है भैया कि भाभियों के लिए देवर सबसे लाडले होते हैं। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, शिल्पा तो आई घर पर। अब भाभी मेरे लिए पकौड़े बना सकती है तो शिल्पा आपके लिए पराठे बना देगी। वैसे कहाँ है शिल्पा, दिख नहीं रही। वो बेटा अपने कमरे में आराम कर रही है। वो क्या है ना, आजकल उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती, मुझे लग रहा है उसके दिन चढ़ने वाले हैं। हाँ, और अब तू जाकर उसे जगह मत देना, आराम करने दे। ऐसे वक्त में जितना आराम करेगी शिल्पा उतना ही अच्छा रहेगा उसके लिए। ये सुनते ही प्रेम समझ जाता है कि शिल्पा ने कौन सा नया दिमाग लगाया है। प्रेम कमरे में जाता है और इस बारे में शिल्पा से बात करता है। तुम्हें दिख नहीं रहा प्रेम, मैं आराम कर रही हूँ। मैंने तुम्हें आराम करने से कब मना किया है बाबू, पर घर वालों को इस झूठे भ्रम में रखने की क्या जरूरत थी। तुम चाहती तो मम्मी को क्लियर कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने घर वालों की बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। जब मुझसे प्यार किया था तब फैमिली नहीं आई थी क्या दिमाग में? और मुझसे सवाल जवाब करने की छोड़ो, तुम ये आजकल बॉस के काम से कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं जा रहे? कहीं वहां कोई और चक्कर तो नहीं चला रहे हो ना तुम? सोच कर बोला करो शिल्पा, हद करती हो तुम सच में। इसी बात पर प्रेम और शिल्पा की बहस बढ़ जाती है। कमरे से आ रही आवाज सुनकर सभी भागते हुए प्रेम और शिल्पा के कमरे में जाते हैं और जमीन पर लगा दूसरा बिस्तर देख लेते हैं। ये क्या है प्रेम, यहाँ फर्श पर कौन सोता है? कोई नहीं सोता पापा, वो आज इतनी लंबी फ्लाइट थी ना कि मेरी कमर अकड़ गई है, इसलिए मैंने जमीन पर बिस्तर लगा लिया। बस इसी बात पर शिल्पा मुझसे झगड़ रही थी। ऐसी बात हो ना तो मुझे बुला लिया करो शिल्पा, बस एक बार कान खींचूंगी और लाइन पर आ जाएंगे देवर जी। श्वेता हंसी मजाक में इस बात को यहीं खत्म कर देती है, पर सभी समझ जाते हैं कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। श्वेता रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी पुष्पा रसोई में जाती है। प्रेम की हालत देख रही हो बहू, कैसे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए उसके। मुझे लगता है शिल्पा और प्रेम के बीच में कुछ ठीक नहीं है, वरना शादी के बाद तो लड़के के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। और कल ही आंटी जी का कॉल आया था मेरे पास, बता रही थी कि शिल्पा को पीसीओडी है, तो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट तो वो हो नहीं सकती। यहाँ बात कुछ और हो रही है मम्मी जी। क्या बात होगी बेटा, गलती हमारी है, बहू जो कहती है हम सुनते हैं, आगे भी सुन लेंगे। पर प्रेम कैसे ये सब बर्दाश्त करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिल्पा के प्यार में उसने शादी तो कर ली, पर ये शादी निपटी हुई नहीं लग रही मुझे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आज ही सर मुंडाया और आज ही ओले पड़ गए। ऐसा ही कुछ पुष्पा के साथ होने वाला था। पुष्पा पहली बार अपने मन की बात श्वेता से कर रही थी और इत्तेफाक से उसी वक्त शिल्पा रसोई से कोल्ड ड्रिंक लेने निकल जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी शिल्पा अपनी जेठानी और सास की सारी बातें सुन लेती है। खुद तो आपको बच्चा हुआ नहीं भाभी, और मुझे पीसीओडी है इस बात की हवा उड़ा रही है। और आप मम्मी जी, आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपने बेटे की। अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं है, मैं तो चाह रही थी कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। जो माँ अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी में सब अच्छा अच्छा चाहती ना, वो इस बात की फिक्र नहीं करती कि ये रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं, निपटी नहीं लग रही है, यही कह रही थी ना आप? अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। ओहो, तो अब आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने सुनने में गलती कर दी। अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात झुठला देंगी तो रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने मम्मी जी। ये सब क्या बोल रही हो तुम बहू, हमारे घर में ये रिकॉर्डिंग कब से होने लगी? आप तो बीच में बोलिए मत पापा जी। मेरे हनीमून का ट्रिप आपके सीने के दर्द के कारण ही तो कैंसिल हुआ था, और आपको कुछ हुआ भी नहीं। मेरा मतलब भले चंगे हैं आप। भैया भाभी तो यहाँ थी, आप चाहते तो 5 मिनट के लिए उस दर्द को बर्दाश्त कर सकते थे, पर नहीं। जैसे ही मैं और प्रेम निकलने लगे, आप अपना सीना पकड़कर बैठ गए। पुष्पा के घर से आ रही आवाजों को सुनकर आसपास वाले निकेतन और प्रेम को कॉल कर देते हैं। दोनों भागते हुए अपने घर आते हैं। इस दिन के बाद से ये तमाशा रोज का हो जाता है। अब शिल्पा के अंदर जो जरा सी शर्म बची थी वो भी खत्म हो जाती है। वो अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जीती। जब मन होता उठती, जब मन होता घूमने चली जाती, जब मन होता सो जाती। मुझे 30,000 पेटीएम कर दो प्रेम।
30,000? अभी पिछले महीने तो 60,000 की शॉपिंग की थी तुमने शिल्पा। प्रिया का हस्बैंड उसे दुबई लेकर गया, तीसरे महीने में दूसरी बार, और यहाँ तुम 60,000 30,000 के लिए रो रहे हो। अगर औकात नहीं थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए। मैं तो अवॉइड ही कर रही थी शादी करना, तुम पीछे पड़े रहते थे। उस वक्त तुमसे शादी ना करके राहुल को हाँ कर दिया होता ना, तो क्या लाइफ होती मेरी। ये कहकर शिल्पा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो क्या देखती है, उसकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी है। ममता न आओ देखती है न ताओ, और शिल्पा के कानपट्टी पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। ये क्या किया समधन जी आपने? वो जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था समधन जी। शिल्पा के लक्षण देखकर मुझे अंदाजा लग गया था कि ये लड़की हाथ से निकल रही है। शादी के बाद कौन सी लड़की रात रात भर क्लब में रहती है शिल्पा? पता नहीं किन लड़कों के साथ घूमती हो तुम आजकल। तुम्हारी फोटोज में प्रेम जी को तुम्हारे साथ देखते ही नहीं मैं। वो मम्मी जी मुझे वक्त नहीं होता ना। बस देवर जी अब और नहीं। घाव को छुपाने से वो भर नहीं जाता, बल्कि और गहरा हो जाता है। उसके इलाज के लिए उस पर दवाई डालनी ही पड़ती है। इतने से ममता रुकती नहीं और शिल्पा के दूसरे गाल पर भी एक तमाचा जड़ देती है। इसकी अक्ल थप्पड़ खाकर ये आएगी दामाद जी। तुम्हें दामाद जी में बहुत कमियां दिख रही है ना शिल्पा। तो चलो मैं करती हूँ डाइवोर्स पेपर्स का इंतजाम। दे दो दामाद जी को डाइवोर्स और कर लो शादी उस राहुल से। देखती हूँ मैं कौन सा सोने चांदी से लाद देगा वो तुम्हें। ममता के फटकार से शिल्पा के होश ठिकाने आ जाते हैं। उसे समझ में आता है कि उसकी जो हरकतें उसकी मां नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, वो हरकतें उसके ससुराल वाले खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे थे। शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद वो प्रेम पर अपनी जोर जबरदस्ती चलानी बंद कर देती है।